जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। यूपी ट्रिपल एस एनएम की सीरीज में हम आ गए हैं फिर से नई एमसीक्यूज के साथ, जिसमें अब हम चैप्टर वाइज जो है आपके सिलेबस को कवर करेंगे। आप सबकी डिमांड थी कि मैम सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज जो है क्लासेस बनाइए, तो आपके जो 38 टॉपिक्स हैं हम उन टॉपिक्स के अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्लासेस लेके आने वाले हैं। हर टॉपिक से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, हम वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे और उनके ऑप्शंस बनाकर आपके सामने ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि एग्जाम की चक्री घूम जाएगी कि हम क्वेश्चन बनाए तो बनाए कैसे। तो समय को ना गवाएं और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो फिर आपके सामने पहला क्वेश्चन, आपके पहले टॉपिक यानी कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, वो उस चैप्टर से पहला क्वेश्चन ये रहा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, सामूहिक प्रतिरक्षा कहते हैं, या उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए, दिमाग लगाइए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए, क्योंकि जरा सी गलती बड़े से बड़े क्वेश्चन को फ्लॉप कर सकती है। यानी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संक्रमण प्राप्त करने के बाद, यानी कि किसी पर्सन में अगर इन्फेक्शन, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो गया है, तो जब इन्फेक्शन हो जाने के बाद बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती है और उस लड़ने के बाद जो प्रतिरक्षा यानी जो इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बनती है उसको क्या कहते हैं? ऐसे देखो, क्या पूछ रहा है कि इन्फेक्शन होने के बाद, यानी किसी पर्सन में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या करेगी? हमारी जो बॉडी है वो उससे फाइट करेगी। क्या करेगी? फाइट करेगी। और ये फाइट करेगी, लड़ पाएगी तो अच्छा है। अगर ये नहीं लड़ पाती है तो बॉडी क्या करती है? नेचुरली कुछ इम्यूनिटी बॉडी में ऑटोमेटिकली बना देती है, जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती है। जैसे कि आपने चेचक देखा होगा, कुछ लोगों में चेचक जो है होता ज़रूर है। चेचक इनको एक बार हो जाए, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि दोबारा या तिबारा उनमें चेचक की कंडीशन देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट बॉडी क्या करती है? खुद से एंटीबॉडी बना देती है, और वो एंटीबॉडी क्या करती है? एक प्रतिरक्षा इम्यूनिटी की तरह बॉडी की जो है रक्षा करती है, जिसकी वजह से दोबारा ये बीमारी नहीं पनपती है। ठीक वही है कि कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या किया? बॉडी ने फाइट किया तो उसने क्या कर दिया? इम्यूनिटी जनरेट कर दिया, और जो इम्यूनिटी जनरेट की उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? हाँ। तो जो इम्यूनिटी जनरेट हुई यानी जो एंटीबॉडी बनी, वो कैसे, हम कौन सी एंटीबॉडी कहलाएगी? सक्रिय, निष्क्रिय, सामूहिक या उपरोक्त, यानी कि तीनों। पहले तो जान लो सक्रिय यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है। एक्टिव और पैसिव दो तरह की इम्यूनिटी होती है। क्या होती है? एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। जो एक्टिव होती है वो सक्रिय हो गई और जो पैसिव है वो निष्क्रिय हो गई। ये समझ आया? जो एक्टिव होती है ये दो तरीके की होती है, और जो पैसिव होती है ये भी दो तरीके की होती है। एक्टिव वाली एक नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। पैसिव में भी एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। अब इसको सक्रिय निष्क्रिय क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं। जो एक्टिव होती है नेचुरली, यानी जो नेचुरल इम्यूनिटी बॉडी में बन रही है, वो कैसे बन रही है? यानी बॉडी जो खुद से जनरेट करती है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, बॉडी खुद से जनरेट कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी किसमें? एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में जो बॉडी जनरेट कर रही है, कौन जनरेट कर रहा है? बॉडी खुद से बना रही है
नेचुरली उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। अभी देखना इसमें समझ में आएगा कि इन दोनों के नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक्टिव में क्या क्या नेचुरली बॉडी ने खुद से बनाई, यानी कि एंटीबॉडी बनाई, जिसने क्या क्या बीमारी से लड़ने में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किया। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में होता है कि जो हम बाहर से इम्यूनिटी लेते हैं, ठीक है, बाहर से इम्यूनिटी लेते हैं, जैसे कि वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं ना, तो क्या होती है, आर्टिफिशियल है, वो हमारी बॉडी में गई, हमको प्रतिरक्षा जो है मिलने लग गई। तो क्या आर्टिफिशियल में जैसे कि वैक्सीन्स, समझ आए, ये एक्टिव था। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में जो आर्टिफिशियल और नेचुरल होता है उसमें होता है नेचुरल वाला। ठीक है, इसको ऐसे जो नेचुरल वाला होता है उसमें देखना समवन और समवन और समथिंग एल्स, समझ आ रहा है, समवन और समथिंग एल्स, यानी कि नेचुरली हम समवन यानी किसी और के माध्यम से जो नेचुरली इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं उसे पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। समवन कैसे, जैसे कि मदर, मदर के इम्यूनिटी यानी कि माँ के दूध से जो बच्चे को प्रतिरक्षा मिलती है, जो इम्यूनिटी मिलती है रोगों से लड़ने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव। मतलब नेचुरली तो मिल रही है लेकिन किसी और के माध्यम से मिल रही है, तो वो क्या हो गई, पैसिव हो गई। समझ आया, पैसिव में क्या हुआ, इम्यूनिटी हम नेचुरली ही ले रहे हैं लेकिन किससे, किसी और के माध्यम से ले रहे हैं। ठीक है, और फिर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में सेम वही चीज़ है कि कहीं और से हम लेंगे, जैसे कि मेडिसिन वगैरह से, मेडिसिन से या किसी और माध्यम से जो हम आर्टिफिशियली लेंगे उसे पैसिव बोलेंगे। एक्टिव में हम वैक्सीन्स ले रहे थे, एक्टिव फॉर्म में जो आर्टिफिशियल होगा उसमें सिर्फ वैक्सीन्स आएंगी, क्योंकि वो कुछ लाइव वैक्सीन्स होती हैं, कुछ किल्ड वैक्सीन्स होती हैं, कुछ टॉक्सॉइड होती है, तो ये एक्टिव फॉर्म में होती है वैक्सीन्स जो होती हैं, बॉडी में गई और तुरंत अपना वर्क करना चालू कर दिया और लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी दे रही हैं। पैसिव वाला क्या होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए जो मेडिसिन के थ्रू हम प्रतिरक्षा लेके, मतलब हमें कुछ दिक्कत आई, सर्दी जुकाम बुखार हुआ, कुछ भी दिक्कत आई, हमने दवा खाई, हमें आराम हो गया, हम उस समय के लिए ठीक हो गए, आगे चल के अगर हम फिर से बीमार होते हैं तो हमें फिर से वो चीज़ें गेन करनी पड़ेगी, फिर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तभी हम ठीक होंगे। तो पैसिव जो होता है थोड़े समय के लिए होता है और एक्टिव जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए हो रहा है। क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस। एक्टिव क्या हुआ, लाइफ टाइम काम कर रहा है, जो पैसिव है वो कुछ समय के लिए हुआ। जैसे माँ से जो बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है वो तभी तक काम करती है जब तक बच्चा माँ का दूध पीता रहता है, उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो उसको भी वैक्सीन की नीड होती है, उसको भी दवाइयों की जरूरत होती है। और आर्टिफिशियल में भी वही सेम चीज़ है कि मेडिसिन हमने ली, हम ठीक हो गए, चंगे हो गए, हम फिर से काम पे लग गए, हम फिर बीमार होंगे तो हमें फिर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी तभी हम ठीक होंगे। ये डिफरेंस है एक्टिव पैसिव का। और नेचुरल और आर्टिफिशियल आप समझ गए होंगे, एक्टिव में नेचुरली बॉडी बना रही है और लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी दे रही है, पैसिव में जो नेचुरली हमें इम्यूनिटी मिल रही है वो माँ के दूध से मिल रही है, ठीक है, और आर्टिफिशियल में हम मेडिसिन ले रहे हैं। क्लियर हुआ। क्वेश्चन देखिएगा, फिर से पूछ रहा है कि संक्रमण प्राप्त करने के बाद प्रतिरक्षा, व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, व्यक्ति में प्रतिरक्षा विकसित होती है यानी जो खुद से विकसित हो रही है उसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी जो बन रही है उसे क्या बोलते हैं, उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर हुआ। सक्रिय और निष्क्रिय का डिफरेंस समझ आया। अगला ऑप्शन है सामूहिक। सामूहिक आप समझ लीजिए कि जैसे कि किसी कम्युनिटी बेस्ड या किसी ग्रुप में, समूह समझ रहे हैं ना, समूह एक समुदाय, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, वहाँ के पूरे लोगों के लिए जो प्रतिरक्षा बनेगी। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अभी जल्दी में ही कोविड-19 का प्रकोप आया था, एक साथ आया और पूरे में फैल गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक को हो रहा था, पूरी फैमिली को हो रहा था, पूरी फैमिली को हो रहा था, पूरे गाँव पूरे मोहल्ले में फैल जा रहा था। तो क्या कर रहा था, पूरा एक एरिया कवर कर रहा था, एक कम्युनिटी को कवर करता जा रहा था। तो हमने क्या किया, उससे लड़ने के लिए एक्टिव फॉर्म में क्या की,
हमने कोविड की वैक्सीन देना स्टार्ट किया, कोविशील्ड कोवैक्सीन वगैरह देना स्टार्ट किया, तो क्या किया उसने कि एक को नहीं दिया, A to Z जितने थे उस कम्युनिटी में सबको दिया एक लाइन से। तो उसने जो उसके थ्रू एक कम्युनिटी को एक पूरे एक ही दवा पूरे कम्युनिटी को, पूरे समूह को दी जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? सामूहिक। समूह से समझिए ना, समूह, सामूहिक यानी कि ग्रुप में, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो लड़ने के लिए वैक्सीन दी वो क्या हो जाएगी? सामूहिक। एग्जाम्पल समझ आया? उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त सभी सारे के सारे इम्यूनिटी हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि बॉडी में जो खुद से बन रही है, यानी किसी व्यक्ति में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, बॉडी उससे लड़ रही है, तो उसके बाद जो एंटीबॉडी बना रही है वो किस फॉर्म में बनेगी? वो एक्टिव फॉर्म में बन रही है, क्योंकि बॉडी खुद से उसको नेचुरली बना रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट? अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। पूरे के पूरे क्वेश्चन का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा। यहाँ पोस्टमार्टम करने के बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी हैं सिवाय के। समझ आ रहा है? मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो हमारा बैक्टीरियल या इन्फेक्टेड फूड खाने की वजह से नहीं हो रहा है? साल्मोनेला विषाक्तता यानी कि साल्मोनेला पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकस पॉइजनिंग, बोटुलिज्म, या फिर रासायनिक विषाक्तता यानी कि केमिकल पॉइजनिंग। पूछ रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हम या कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उनमें इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं जुड़ा हुआ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से? कोई चीज़ खा रहे हो उसकी वजह से अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या उस खाद्य पदार्थ में कोई बैक्टीरिया पाया जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है जो नहीं होगा? सिवाय के नहीं 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 नहीं। साल्मोनेला ना 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 ना। साल्मोनेला टाइफी से तो टाइफाइड होता है। स्टेफाइलोकोकस, इसके वजह से तो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू की डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। बोटुलिज्म क्या होता है? यह भी बैक्टीरियल डिजीज है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें क्या होता है? पैरालाइसिस टाइप की कंडीशन हो जाती है फेस पे पर्सन के, जिसकी वजह से उसको खाने में, निगलने में, चबाने में और बाकी चीज़ों के आंखों से धुंधला दिखने लगता है और तरह तरह की दिक्कत हो जाती है। अगला है केमिकल, यानी किसी केमिकल की वजह से अगर हो रहा है तो लिखते हैं साल्मोनेला। साल्मोनेला पॉइजनिंग, हम लोग सब जानते हैं कि साल्मोनेला पॉइजनिंग क्या होता है। सब जो साल्मोनेला टाइफी होती है जो है वाटर बॉर्न डिजीज होती है, यानी ये कि जो वाटर कंटामिनेटेड वाटर की वजह से फैलता है, विषाक्त है ना, विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग वाली जो कंडीशन होती है, जो इन्फेक्शन फैलता है किससे? वाटर के, कंटामिनेटेड वाटर यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी जो है बॉडी में पहुंच जाता है, और जब ये बॉडी में जाता है तो ये क्या कॉज करता है? ये डायरिया की कंडीशन क्रिएट करता है। क्या करता है? डायरिया की कंडीशन करता है। इसकी वजह से फैगेट साइन आता है बॉडी में। फैगेट साइन याद है ना? क्या ब्रेडिकार्डिया होता है इसमें, फैगेट साइन में ब्रेडिकार्डिया, सॉरी मैंने लिया लिख दिया, ब्रेडिकार्डिया, और साथ में क्या होता है? फीवर आता है, ठीक है। साथ ही क्या होता है? रोज स्पॉट हो जाते हैं, गुलाबी चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पर, ठीक है। समझ आ रहा है?
ये इसे कौन क्रिएट कर रहा है, कौन कॉज कर रहा है? साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है, उससे डायरिया होता है, फैगेट साइन होता है, रोज स्पॉट पड़ते हैं। ये सारे साइन क्या क्रिएट करते हैं? टाइफाइड फीवर। कहते हैं ना हमको टाइफाइड बुखार हो गया है, तो बिडाल टेस्ट करके हम पता कर लेते हैं कि कौन सा बुखार है। बिडाल पॉजिटिव आया, भैया टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के मरीजों में ये साइनें देखा मिलेगा। इनको फीवर तो आता है, लेकिन सबसे बढ़िया सिम्टम है कि फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया होगा, साथ ही उनके बॉडी पर रॉज स्पॉट्स आएंगे जब सीवियर कंडीशन में होगा तो, और साथ ही उनमें डायरिया, कुछ पेशेंट्स में डायरिया की कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि ये कंटामिनेटेड वाटर से होता है, ये जाके पेट में इन्फेक्शन बनाता है। क्लियर हुआ? साल्मोनेला आपको समझ आ गया? ठीक है। एक है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो होता है उसकी पॉइजनिंग से क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस की दिक्कत जब होती है पर्सन में, इसकी वजह से क्या स्किन एंड टिश्यूज की इन्फेक्शंस हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज के इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है इसकी वजह से? जो स्किन की होते हैं इस पर रैशेस आते हैं, फफोले पड़ते हैं, छाले पड़ जाते हैं, फोड़े निकलते हैं, यानी कि उंड जैसी दिक्कत होती है। तो इसको सबको, ये सब किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस की वजह से होता है। जब ये इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो स्टेफाइलो है उसका जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है तो बॉडी, स्किन और टिश्यूज की डिजीज कॉज होती हैं। समझ आ रहा है? बॉयल्स यानी कि छाले, इसमें छाले पड़ते हैं। साल्मोनेला स्टेफाइलोकोकस। अगला ऑप्शन पूछ रहा है बोटुलिज्म। क्या पूछ रहा है? बोटुलिज्म। कहाँ लिखूं? इसको रख करता। बोटुलिज्म ये किससे क्रिएट होता है? किससे कॉज होता है ये? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? बोटुलिज्म होता है। इसमें क्या होता है? पर्सन के अंदर जो है पैरालिसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, फेस पे। तो जब फेस पे पैरालिसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है इस बैक्टीरिया के कारण, तो क्या होता है? डिफिकल्टी होती है। किसमें भाई? जब तुम्हारे चेहरे पे, मुंह पे पैरालिसिस हो जाएगा तो मुंह की सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, ना तुम खा पाओगे, ठीक है, ना निगल पाओगे, ना चबा पाओगे, पूरा फेस हिला नहीं पाओगे, बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाएगी। समझ आ रहा है? आंखें हैं, आंखों से धुंधला दिखने लगेगा, सारे ऑर्गन डिसबैलेंस हो जाएंगे, मुंह चला नहीं पाओगे, निगल नहीं पाओगे, सोलोइंग में। तो डिफिकल्टी किस में होगी? सोलोइंग में। और किस में हो जाएगी? ईटिंग में, सोलोइंग में और च्यूइंग में, यानी कि चबाने में। ब्लरी विजन हो जाएगा, धुंधला दिखेगा आंखों से। समझ आ रहा है? मतलब फेस की जितनी एक्टिविटी है उसमें दिक्कत आएगी। क्लियर हुआ? इतने के ऊपर का जितना हिस्सा है उस पर अगर पैरालिसिस हो जाएगा तो हम ना बोल पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना ठीक से रह पाएंगे। ठीक है, तो डिफिकल्टी आएगी किसमें? ब्लरी विजन आ जाएगा, आंखों से ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक से निगल नहीं पाएंगे, ठीक से चबा नहीं पाएंगे, ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। ये सब किसके लक्षण हैं? बोटुलिज्म के। क्लियर हुआ? समझ आया कि बोटुलिनम से क्या क्या दिक्कत हो रही है? गुड। साल्मोनेला से टाइफाइड हो रहा था, स्टेफाइलोकोकस से स्किन और टिश्यूज की डिजीज हो रही है, बोटुलिज्म से जो है फेस पर पैरालिसिस जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ? एक बचा केमिकल वाला, केमिकल पॉइजनिंग।
केमिकल पॉइजनिंग में क्या होता है भाई, जो केमिकल की वजह से होता है पॉइजनिंग वो केमिकल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया की वजह से जो दिक्कत होती है उनमें इनमें से कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो साल्मोनेला पॉइजनिंग बैक्टीरिया से हो रहा है, स्टेफाइलो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, बोटुलिनम बैक्टीरिया की वजह से रहा। लेकिन केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है या केमिकल पॉइजनिंग जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल की वजह से, यानी किसी रसायन की वजह से। कुछ भी हो सकता है केमिकल में, कुछ भी, फिनाइल ले लो या कोई भी केमिकल ले लो, क्या करता है केमिकल जो होता है वो ईयर नोज थ्रोट इनमें इरिटेशन पैदा करते हैं। ठीक है, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा है। जब कोई रासायनिक तत्व की वजह से बॉडी में कोई दिक्कत आती है, आंखों में जलन हो गया, कोई चुभन हो गया, स्किन पे गिर गया तो स्किन जल गई जैसे तेजाब टाइप में कोई चीज़, तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल्स हैं। तो केमिकल की वजह से जब बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है तो उसे केमिकल पॉइजनिंग बोलते हैं। समझ आया? पॉइजनिंग वही है, अगर वो आंख में चुभ रहा है तो वो पॉइजनिंग है। ठीक है, बॉडी को इरिटेट कर रहा है तो पॉइजनिंग है केमिकल की वजह से। तो बैक्टीरिया की वजह से तो हो नहीं रहा है, केमिकल तो केमिकल ही है। तो हमारा ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो आंसर 4 इज अ करेक्ट आंसर, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी। रासायनिक पॉइजनिंग जो है जीवाणु की वजह से नहीं होता है, वो किसी रसायन की वजह से या केमिकल की वजह से होता है। क्लियर हुआ? ये समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी कार्यक्रम हेतु, यानी आपके फील्ड में कोई वर्किंग है, कोई वर्क चल रहा है, तो छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। मतलब आप फील्ड में जा रही हैं जॉब करने, तो आप जो वैक्सीन ले जाएंगी, ठीक है, टीके यानी कि वैक्सीन जो ले जाएंगी, उसको ले जाने के लिए जिस उपकरण को इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर या आइस पैक। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, आंसर मिल गया। एक बार फिर भी देख लेते हैं। आज खुश तो तुम बहुत हो गए, हिंदी क्वेश्चन करते करते आज फाइनली हिंदी के सारे क्वेश्चन हम लेके आ ही गए हैं। फुल टॉस हिंदी है। वॉक इन कूलर और वॉक इन फ्रीजर का वर्क लगभग सेम होता है। ये आपने अक्सर करके देखा होगा, बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर ढेर सारी वैक्सीन रखी हुई होती हैं। ठीक है, अक्सर करके आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, CSCs पे देखा होगा, जो बड़े बड़े बॉक्स रहते हैं कंटेनर जैसे, उसके अंदर क्या होती है, बक्से रहता है, उसमें वैक्सीन रखी होती है। उन्हीं को फ्रीजर या कूलर कहते हैं। बस इतना है कि फ्रीजर जो होता है बड़ा होता है, कूलर फ्रीजर से थोड़ा सा छोटा होता है, इतना ही अंतर है। दोनों का काम है फ्रीजिंग करना, वैक्सीन को लंबे समय तक स्टोर करके रखना। दोनों का टेम्परेचर अगर देखा जाए औसतन लगभग -12 से -22 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ये दोनों के लिए बता रही हूँ। ठीक है, वॉक इन फ्रीजर और वॉक इन कूलर। ठीक है, इन दोनों का लगभग टेम्परेचर अगर लिया जाए तो -12 से डिग्री सेल्सियस से -22 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखा जाता है। जो इसमें औषधियाँ, मेडिसिन यानी कि वैक्सीन रखी होती हैं, उनको स्टोर करके लंबे समय तक सेफली रखने के लिए। थर्ड ऑप्शन आपका पूछ रहा है वैक्सीन कैरियर। क्या? वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन को ले जाने के लिए वैक्सीन कैरियर मिल गया। वैक्सीन को ले जाने के लिए सबसे छोटी इकाई, आपने देखा होगा ना कि आपकी मोहल्ले में, गांव में जब एनम दीदी आती हैं तो उनके पास एक इतना बड़ा सा एक नीले रंग का डब्बा होता है जिसको टांगे हुए लेके चली जाती हैं, और जहाँ पर उनका कैंप लगता है उसको खोलती हैं, उसमें से पॉलिथीन में से कुछ वैक्सीन निकाली जाती हैं और उसके बाद उसको पोलियो वगैरह पिलाने जाते होगे ना। तो वो नीले रंग का डब्बा याद तो होगा, अक्सर करके सबने, मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा, शायद ही कोई हो जिसको ना पता हो। तो उसी को वैक्सीन कैरियर बोलते हैं। ये चौकोर बॉक्स होता है, लगभग ब्लू कलर का हर जगह यूज होता है, कहीं कहीं सफ़ेद और स्लेटी भी देखा होगा। क्या तो छोटे बॉक्स होते हैं,
ठीक है। इसमें चारों तरफ से आइस पैक्स रखे होते हैं। आइस पैक ऑप्शन में है आइस पैक। आइस पैक क्या होता है? पानी को जमा करके इकट्ठा किया हुआ पैकेट रहता है, पैकेट में रह सकता है या बॉटल आती हैं उसमें, ठीक है, बॉक्सेस रहते हैं, चारों तरफ से लगा दिया जाता है, ठीक है, अच्छे से चारों ओर से लगा के क्या करता है, उसको बिल्कुल कोल्ड कर दिया जाता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद पॉलिथीन के अंदर पन्नी में करके, है ना, पैकेट में वैक्सीन को रख के उसके बीचों बीच में रख के उसको लॉक कर दिया जाता है। वो एयर टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता है और वैक्सीन बिल्कुल सेफ रहती हैं। क्लियर आया? उस बॉक्स का टेम्परेचर लगभग -2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसका जो टेम्परेचर लिखना जो फील्ड में लेके जाते हैं, ये लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है, जो गांव में लेके फील्ड वर्किंग के लिए जाया जाता है, जिसमें हम लोग वैक्सीन को रख के ले जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूरा सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई आइस पैक है, लेकिन आइस पैक को उस बॉक्स के अंदर रख के वैक्सीन को सेफली ले जाया जाता है। आइस पैक को आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट की कंडीशन में आने के बाद पिघलने लगता है, ठीक है। लेकिन वही आइस पैक अगर आप उस वैक्सीन कैरियर के अंदर रखोगे तो लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वैक्सीन कैरियर, ठीक है। ये सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें हम वैक्सीन को रख देते हैं और लेके जाते हैं, ठीक है। नौकरी की तैयारी कर रहे हो, हैं? नौकरी मिलने के बाद जब ड्यूटी लगेगी फील्ड में तो यही डब्बा मिलेगा, तो लगे रहो, ये डब्बा चाहिए तो, ठीक है। जब टीकाकरण करने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए आप जाओगे फील्ड में, ठीक है, पोलियो की खुराक पिलाने के लिए जाओगे अगर, तो वहां पे ये बॉक्स आपको दिया जाएगा। क्लियर हुआ ये? इसमें कोई डाउट? वैक्सीन कैरियर इसी को बोलते हैं इंसुलेटेड कंटेनर, इसको भी याद रखना। कहीं कहीं अगर वैक्सीन कैरियर ना रहे तो इंसुलेटेड कंटेनर, समझ आया? अगर वैक्सीन कैरियर की ना लिख के इंसुलेटेड कैरियर लिखा हो या कंटेनर लिखा हो तब भी आंसर हमारा यही होगा। सबसे छोटी इकाई होती है, इसमें 2 से 8 डिग्री तक का सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। इस बॉक्स में चारों तरफ से आइस पैक को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बीच में वैक्सीन को एक पॉलीथीन में करके रख दिया जाता है, जिससे वो बाहर के एनवायरनमेंट से बची रहती है और अंदर बिल्कुल सेफली कोल्ड रहती है, जिससे वो खराब नहीं होती हैं। समझ आ गया? ये समझ आ गया? वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। डी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? आइस पैक क्या होता है? आइस पैक तो तुम अपने घर में भी बनाते हो, बर्फ जमा दो आइस पैक हो गई किसी भी चीज में। ये जो होता है ये बहुत बड़े कण, इनको जल्दी से कैरी नहीं किया जाता है। ये हॉस्पिटल्स में या सीएससी वगैरह पे रखे हुए रहते हैं कोल्ड चेन पॉइंट पे, ठीक है। वैक्सीन कैरियर को जो है हम इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी वैक्सीन को उसमें रख लीजिए, ठीक है। अगर एक औसतन बात करें कि पोलियो की अगर वैक्सीन रखी जाए उसके अंदर, तो लगभग 700 डोजेस जो है हम पोलियो की इसके अंदर रख सकते हैं, इतनी इसकी क्षमता होती है। एक आइडिया, बाकी जब करोगे तो जानोगे। अरे करना है, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, आंधियों ने लाख कोशिश की, पर ये दिए तो आंधियों में भी जलते रहे, ठीक है। तो कोशिश करो, सफलता मिल जाएगी। जॉब चाहिए ना, ये जो पढ़ रहे हो यही अप्लाई होगा। आगे देखें, इसमें कोई डाउट है हो तो पूछ लेना, शर्माओ मत, हम अपने ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे आवश्यक फैटी एसिड के उत्पादन के लिए, सबसे आवश्यक फैटिक एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, वो कृष्णा है। क्या है वो? कौन सा है? लिनोइक एसिड है, ट्रांस फैटी एसिड है, कि ब्यूट्रिक एसिड है, या कैप्रोइक एसिड है? एसिड देखो, सबसे पहले तो जानो एसिड जो होता है, ये रहा अपना 0, ये रहा 7 और ये रहा 14। ये क्या है? सड़क की लंबाई है? नहीं। देखो ये pH लेवल है। जो ये 7 है
ये न्यूट्रल पीएच माना जाता है। ठीक है, अगर 7 से पीछे की ओर जाते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो ये क्या है, सारा का सारा एसिड कहलाएगा। और 7 से 14 की तरफ जाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केलाइन कहलाएगा। समझ आ रहा है? पहले तो जान लो एसिड होता कैसे है। अगर पीएच लेवल जो है वो 7 से नीचे है तो एसिड हो जाएगा, और 7 के ऊपर है तो एल्केलाइन हो जाएगा। एसिड बोले तो अम्लीय, और एल्केलाइन बोला जाए तो क्षारीय। आप समझ आ रहा है? सुना होगा ना, अम्ल क्षार, हाँ तो वही उनका पीएच होता है। अगर 7 के नीचे गया तो वो अम्ल हो जाएगा, और 7 के ऊपर गया तो यानी 14 तक क्षारीय, क्षार हो जाएगा, और 7 पैट का तो न्यूट्रल माना जाएगा। समझ आएगा? ये नॉर्मल होता है, नीचे गया तो एसिड हो जाएगा, ऊपर गया तो एल्केलाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप पूछ रहा है कि एसिड में इनमें से कौन सा एसिड है, इसमें से कौन सा एसिड है जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, यानी कि फैटी एसिड। सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो कि फैटी एसिड के यानी फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। मतलब इनमें से एक एसिड ऐसा है जो क्या फैटी एसिड को बनाने के लिए यूज में आता है। अब देखो, पहली चीज तो जान लो, ट्रांसफैटी, ब्यूट्रिक और कैप्रोइक, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये फैटी एसिड हैं, फैटी एसिड हैं। और जो लिनोइक है एसिड, ये भी एसिड है, लेकिन ये फैटी एसिड से थोड़ा सा अलग है। फैटी एसिड को बनाने के लिए इन सारे एसिड्स का यूज किया जाता है, लेकिन जो लिनोइक एसिड है ये एक बेस की तरह वर्क करता है। कैसे? जो लिनोइक है ये जो लिनोलोइक एसिड है ये क्या करता है, ये वेजिटेबल ऑयल से प्राप्त होता है। या सीड से, बीजों से प्राप्त होता है। ठीक है, किसके बीजों से? ये सूरजमुखी के तेल से, सब्जियों के फलों, सब्जियों के बीज से, या बाकी नेचुरल चीज़ों से प्राप्त होता है। ये एक इकलौता ऐसा एसिड है जो नेचुरल सोर्स से हम प्राप्त कर सकते हैं, बीज से, तेल से, ठीक है, इन सब चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल फैटी एसिड को बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप वेजिटेबल ऑयल्स लोगे, उसको आप फैटी एसिड किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सीड्स हैं, सीड्स का तेल निकाल लो, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमारा आंसर भी यही होगा, ए। लिनोइक एसिड जो होता है ये वेजिटेबल ऑयल से मिला, समझ आया? ये नेचुरल सोर्स से प्राप्त हुआ, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये क्या होता है, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, ये हमें प्रिवेंट करता है किसको, अरिथमिया से। अरिथमिया को प्रिवेंट करता है और कार्डियक अरेस्ट से बचाता है। ये लिनोइक एसिड, लिनेलोइक एसिड जो होता है ये हमें हार्ट के लिए अच्छा होता है। ये अरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट से हमारी बॉडी की रक्षा करता है, यानी ये बॉडी के लिए। लेकिन जो ये बाकी के 3 एसिड हैं, ट्रांसफैटी एसिड है, ब्यूट्रिक है, कैप्रोइक है, ये हमें मिलते हैं नेचुरल सोर्स से, जैसे कि मीट हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, और भी चीज़ों से मिलती है। लेकिन बस इनकी खासियत ये है कि ये सारी की सारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। इनका अगर इनकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है तो ये बॉडी को हार्म करने लगते हैं। लेकिन लिनोलोइक एसिड जो होता है ये बॉडी के लिए अच्छा होता है, ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये सूट करता है बॉडी को, नुकसान नहीं करता है। लेकिन बाकी के जो तीनों एसिड हैं, अगर इनकी मात्रा बॉडी में न्यूट्रल लेवल से बढ़ने लगती है तो ये बॉडी को हार्म करने लगते हैं। समझ आया? ज़्यादा मत घुसो, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस दिन पढ़ाएंगे इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। अभी क्वेश्चन को समझो। ठीक है, सबसे आवश्यक फैटी एसिड के उत्पादन के लिए, यानी कि लिनोलोइक एसिड जो होता है, फैटी एसिड के उत्पादन, अगर फैटी एसिड आप बनाना चाहते हो तो उसको बनाने के लिए सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, लिनोलोइक एसिड है।
बाकी ट्रांस फैटी एसिड है, ब्यूट्रिक है, कैप्रोइक है, ये सब क्या होते हैं, ये नेचुरली बना तो सकते हैं, इनसे फैटी बना सकते हैं। फैट क्या होता है, जैसे हमने मीट लिया, मीट में क्या होगा, है ना, फैट होगा। हमने काउ मिल्क लिया, उसमें फैट हम बना सकते हैं, क्योंकि इस सबसे क्या होता है, फैट मिलता है वसा। लेकिन लिनोलोइक एसिड होता है, या नेचुरली हम नेचुरल चीज़ों से प्राप्त करते हैं, ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये तीनों के तीनों जो है, अगर एक नेचुरल लेवल से बढ़ जाते हैं तो वो नुकसानदायी होते हैं। नेचुरल लेवल क्या होता है, 7 हमारा जो है न्यूट्रल होता है, उससे कि अगर हम यहाँ मान लो अगर लिनोलोइक है तो या ब्यूट्रिक और जो ये कैप्रोइक है, ये इसके आगे को होते हैं। जितना इधर की ओर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा एसिड बॉडी के लिए नुकसानदायी होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि हाथों की शरीर की मध्य रेखा की ओर गति को कहते हैं अबडक्शन, अडक्शन, इन्वर्जन या इवर्जन। क्या बोलेंगे? लड्डू भाई प्रेजेंट हो। ये आ गए लड्डू भाई, ये उनकी दोनों अखियां, ये मुंह, और ये हो गई बॉडी। टेन 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 टेन, ये टंगे, ये पैर, ये हाथ, तो इसको भी ऐसे ही करना था। अब ये क्यों बनाया, कान भी तो होंगे, सुनेंगे कैसे हमारी बातें। अब सुनो ध्यान से। बोल रहा है बॉडी के बीच मध्य रेखा। देखो शरीर को क्या करेंगे, मध्य रेखा यानी कि 2 हिस्सों में फाड़ देंगे, यानी कि बांट देंगे, फाड़ेंगे नहीं। ये होती है मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जो रेखा शरीर को बराबर 2 भागों में बांटती है उसे क्या बोलते हैं, मध्य रेखा या मिडिल लाइन या मिडिल लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इस लाइन को मिड लाइन या मध्य रेखा। मध्य मतलब बोले तो बीचों बीच की रेखा को मध्य रेखा कहते हैं। मध्य मतलब बीच होता है। शरीर को जो 2 हिस्सों में बांट दे उसे क्या बोलते हैं, मध्य रेखा। पूछ रहा है हाथों का शरीर के मध्य, हाथों की शरीर के मध्य की रेखा की ओर गति को कहते हैं। मतलब ये हाथ है, ठीक है, अगर ये इधर जाते हैं, मध्य रेखा यही है ना, ये हाथ ऐसे हैं, अगर ये मध्य रेखा बीचों बीच है ना, बीचों बीच में है, तो हमने हाथ को ऐसे कर रखा है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे अगर कर रहे हैं तो ये क्या कर रही है, लाइन के बीचों बीच की जो लाइन है उसके क्लोजिंग हो रहा है। ऐसे करेंगे तो बीच की लाइन से दूर जा रहा हाथ ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखो, ठीक है, ये है हाथ है, ऐसे गया तो बीच की लाइन से बीच दूर हो गया, ऐसे किया तो लाइन तो पूरी है ना, तो नज़दीक आ गया, ये नज़दीक आया, ये दूर गया। वही है कि ये दोनों हाथ अगर यहाँ आ रहा है तो नज़दीक हो रहा है, ऐसे किया तो दूर जा रहा है। तो हाथों की गति को कहते हैं कब, जब वो मध्य रेखा की ओर जाती हैं, यानी कि ये जब मध्य रेखा के मिडिल लाइन की तरफ आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है भाई, एक तो आता है और एक तो जाता है। एक तो आता है और एक होता है दूर, एक मिड लाइन की ओर आ रहा है, एक मिड लाइन से दूर जा रहा है। ठीक है, इसको याद करना। तो जो है हाथ जो है बाहर की ओर जा रहा है, ऐसे बाहर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अबडक्शन बोलते हैं। ये हाथ बाहर गया, ये क्या हो गया, अबडक्शन हो गया। समझना, ये बाहर की ओर जा रहा है उसे बोलेंगे अबडक्शन। अबडक्शन। और यही हाथ जो है अगर मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो इसको बोलेंगे अडक्शन।
बाहर जाएगा अबडक्शन, अंदर आएगा अडक्शन। ठीक है, अडक्शन अबडक्शन, अडक्शन अबडक्शन। बाहर की ओर गया तो अबडक्शन अडक्शन। समझा? पीटी कराते थे ना, टाएं टाएं टूई टाएं 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 टूई टाएं, तो वही था। बाहर गया तो अबडक्शन और अंदर की ओर आया तो अडक्शन। फिर है इवर्जन और इन्वर्जन। एक चीज और जान लो अब यहाँ पे, अब इसको फिर बांटो ऐसे। तो अपर लिम्स के लिए जो यूज होता था उसे बोलते थे अडक्शन और अबडक्शन। और जो लोअर लिम्ब यानी कि पैर हैं, ये हाथों के लिए हो गया। अब पैर के लिए, जो पैर के लिए कंडीशन यूज की जाती है उसे इवर्जन या इन्वर्जन कहते हैं। इवर्जन या इन्वर्जन किसके लिए? टांगों के लिए है, पैरों के लिए है। ठीक है, और ये हाथों के लिए अडक्शन अबडक्शन होता है, इसलिए मैंने बताया अबडक्शन अडक्शन। अब इवर्जन और इन्वर्जन पहले ही पकड़ लो कि इन्वर्जन इन, इससे याद हो जाएगा। इन बोले तो अंदर, इवर्जन मतलब बाहर की ओर। अगर तुमने इन याद कर लिया तो इवर्जन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इन बोले तो अंदर, और तो इन वर्जन अंदर की ओर, ई वर्जन बाहर की ओर। भाई हाथ तो, पैर तो हम ऐसे ऐसे करेंगे नहीं, पैर ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, या ऐसे ऐसे चलेगा। तो अगर ये पैर जो है, हाथ से बता रहे पैरों का समझना। मान लो ये पैर का पंजा है, ठीक है, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया। ये हमारे दोनों पैर हैं, ऐसे रहते हैं ना, ठीक है, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन। इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, ये इवर्जन। या हमने इसको ऐसे मोड़ा, इन्वर्जन, अंदर की ओर, मिड लाइन की ओर। मिड लाइन सही कहानी है सारी। अगर इस पैर को हम इधर की ओर मोड़ेंगे तो इन्वर्जन, और इसी पैर को, ये पैर अगर उधर को है तो इवर्जन। यानी मिड लाइन की तरफ अगर पैर को मोड़ रहे हैं, बॉडी का पार्ट है, इधर वाला पैर है, हमने उसको ऐसे किया, ये मिड लाइन है, पैर इधर आया तो इन्वर्जन, ऐसे गया तो इवर्जन। या इन्वर्जन, ऐसे पैर का तलवा इधर किया, इन्वर्जन, और ऐसे किया तो इवर्जन। समझा? समझ आया? यानी कि इन्वर्जन में इनवर्ड चलता है और इवर्जन में आउटवर्ड चलता है, यानी अंदर की ओर बाहर की ओर। ऐसे लिख लेना जैसे भी याद हो जाए। अंदर, इवर्जन बोले तो बाहर की ओर, खुद से लिख लेना। इन अंदर, इवर्जन बाहर। वैसे ही अबडक्शन बाहर, अडक्शन अंदर। ठीक है, इसको तो अडक्शन अबडक्शन करके याद करना, तभी समझ में ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। अबडक्शन अडक्शन। ऐसे ही इन्वर्जन इवर्जन, इन्वर्जन इवर्जन। मतलब अगर ये पैर का पंजा है, उसको तुम ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा रहे हो, अंदर की ओर अगर कर रहे हो तो इन्वर्जन हो जाएगा, और अगर उल्टे साइड गया तो इवर्जन हो जाएगा। समझ आया ये चीज? इसमें कोई डाउट हुआ? पूछ रहा था कि हाथ की गति अगर मध्य रेखा की ओर जाए, यानी अगर ये हाथ ही या मध्य रेखा, यानी इधर की साइड में बढ़ रहा है हाथ, हाथ जो है ऐसे था, ऐसे आ रहा है मिड लाइन की ओर, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? अडक्शन बोलेंगे। समझ आया? तो हमारा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट? ये समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय है, यानी कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसको कैसे रोका जा सकता है। अच्छी तरह भोजन करें या करना, ठीक है, अच्छी तरह भोजन करने पर, दिन में 2 बार ब्रश करने पर, हाथ धोने पर, या सोने पर। सोना सोना कितना सोना है। कोविड को कैसे रोकेंगे? अभी कोविड जल्दी में आया तो हम क्या कर रहे थे? हम किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे? खाने पर, सोने पर, ब्रश करने पर?
नहीं, हम किस पे ज़्यादा, हैंड वॉशिंग के लिए जो है हम सबको प्रेरित ज़्यादा कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोने पर। हाथ धोने के लिए जो विधि है उसको बोलते हैं सुमांक या सुमन के। एस से सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एन से नाखून, के से कलाई। हाथ धोने की विधि, स्टेप्स होते हैं ना 6 स्टेप हैं। 6 में क्या होगा, पहले सीधा, फिर उल्टा, ठीक है, फिर मुट्ठी, फिर अंगूठा, फिर नाखून, ठीक है, फिर कलाई, और हाथ की हो गई अच्छी खासी सफाई। क्लियर हुआ। तो इस फॉर्मूले से हम हैंड वॉश करते हैं। तो हैंड वॉश करेंगे, फेस को कवर करेंगे, इन्फेक्शन से बचेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, तो क्या होएगा, कोविड से बचे रहेंगे। हम यही कर रहे थे ना, बाहर जा रहे थे तो मास्क लगा के जा रहे थे या फिर जा ही नहीं रहे थे, जो भी है, ठीक है। हैंड वॉश अच्छे से कर रहे थे, सैनिटाइजर प्रॉपर यूज कर रहे थे, हाथ को अपने साफ रख रहे थे, क्योंकि ये भैया कंटामिनेटेड हुआ, कंटामिनेटेड मुंह तक पहुंचा, पेट तक गया, इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते थे, ठीक है। अच्छी तरह खाना है, वो तो खाना है, खाएंगे तभी जिएंगे। अच्छी तरह दिन में 2 ब्रश करेंगे, दांतों को बचाएंगे, प्रोटेक्शन देंगे, बिल्कुल ब्रश करेंगे, और सोएंगे बिल्कुल खा पी के अच्छे से सोएंगे। लेकिन कब, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक सिलेक्शन लेंगे नहीं तब तक अच्छी तरीके से सोएंगे नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैंड वॉशिंग, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हैंड वॉश के लिए जो है हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे, हैंड वॉश सबसे ज़्यादा करेंगे, जिससे हम कोविड से बचे रहेंगे। बिल्कुल क्यूट सा क्वेश्चन, समझ आया, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। 10 मई को, 1 दिसंबर को, 11 मार्च को, या 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इसका आंसर है, आप लोग जानते हैं पहले से, फिर भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, 7 अप्रैल 1948 अकॉर्डिंग टू WHO। WHO ने इसकी शुरुआत की थी, कब से, 7 अप्रैल 1948 से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन पूछा था कब मनाया जाता, भैया अप्रैल में मनाया जाता, 7 तारीख को मनाया जाता। कब से मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे 1948 से, यानी पूरे दुनिया भर में इसकी जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है, हेल्थ के लिए। इसमें लोगों को क्या किया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है। अवेयरनेस किससे, हेल्थ इश्यूज से। अगर कोई इशू है तो उसके अकॉर्डिंग जागरूक किया जाता है कि कैसे रहेंगे, कैसे बचेंगे, कैसे जिएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम है, हेल्थ इश्यूज से लेकर, जो ग्लोबल लेवल पर हेल्थ इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड जो है इसमें चीज़ें हैं। 2024 में इस अब 7 अप्रैल को जब सेलिब्रेट किया गया था, तो इसका थीम क्या थी, कब, 2024 की थीम क्या थी, माई हेल्थ माई राइट। क्लियर, ये 2024 की थीम थी। क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था या मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी। तो 2024 की थीम थी माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर है 1 दिसंबर, ऑप्शन में 1 दिसंबर को क्या होता है, नहीं। फिर है ऑप्शन में 10 मई, 10 मई को क्या होता है, ल्यूपस डे होता है। क्या, वर्ल्ड ल्यूपस डे। ल्यूपस क्या होता है, ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है। वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को मनाया जाएगा। ऑप्शन में है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। फिर है 11 मार्च, 11 मार्च को किडनी डे मनाया जाता है। नेशनल किडनी डे
कौन सा डे? नेशनल किडनी डे कब मनाया जाता है? 11 मार्च को। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और 12 मई को क्या मनाया जाता है? 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। समझ आया? इसको लिखने की नीड है। 10 मई ल्यूपस डे, 1 दिसंबर एड्स डे, 11 मार्च नेशनल किडनी डे, और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। समझ आया? तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी इज अ करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? वर्गीय कुरियन ने, त्रिभुवनदास पटेल जी ने, MS स्वामीनाथन जी ने, या HM दलाया जी ने? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या बोल रहा है? हरित क्रांति। इसकी शुरुआत कब की गई थी? लगभग 1960 से 1970 के बीच का जो समय था, लगभग 1967 या 68, 1968 के आसपास जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन प्रेशर दिया गया था। ठीक है, जो भारत के MS स्वामीनाथन जी थे, इन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी थी। इन्होंने क्या किया था? गेहूं और चावल की फसलों को उगाने के लिए नए नए किस्म के बीजों का ठीक है, बीजों के लिए जो है प्रोत्साहन किया था। उस समय उन्होंने गेहूं और चावल के उत्पाद को बढ़ा करके जो है एक नई क्रांति को जन्म दिया था कि इतनी ज़्यादा उत्पादन हुई थी कि उससे क्या है, भारत की भुखमरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ था। ठीक है, तो इस कार्य के लिए इनको क्या है, हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसमें? भारत के अंदर। तो भारत के अंदर क्या, हरित क्रांति के जनक ठीक है, या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन। कब? लगभग 1960 से 1970 के बीच का जो पीरियड था, उसके बीच इन्होंने क्या किया था? कौन सी फसल? गेहूं यानी कि व्हीट, और कौन सा? चावल यानी कि राइस, और बाजरा भी था शायद। ठीक है, तो इन फसलों की पैदावार के लिए इन्होंने उत्तम किस्म के बीज और हाइब्रिड प्रजातियों की नई नई किस्मों का जो है उत्पादन करने के लिए हेल्प कराई थी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होती, पैदावार अच्छी हुई थी, जिससे भारत की भुखमरी के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। इसके लिए इनको अच्छे अच्छे अवार्ड दिए गए थे। ये कौन है? जनक है या फादर है? कौन से? ग्रीन रेवोल्यूशन के। फिर ऑप्शन में है वर्गीय कुरियन। इन्हें ये कौन है? इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। कौन सा? इनको कौन सा किसके जनक है ये? व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। ग्रीन के लिए कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, और वर्गीय कुरियन जी किसके लिए हो जाएंगे? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति किसके लिए होती है? दूध के लिए। किसके लिए होती है ये क्रांति? दूध के लिए। इसमें क्या होता है? दूध के उत्पादन के लिए, उसकी पैदावार के लिए, यानी कि दूध की उच्चतम क्वालिटी का जो दूध होता है उसके लिए जो क्रांति चलाई गई थी, जो रेवोल्यूशन लाया गया था, उसके लिए कौन सा है? श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसने
वर्गीय कुरियन जी ने वर्क किया था, इसके लिए इनको फादर ऑफ या जनक बोला जाता है। किसका? व्हाइट रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट के लिए हो जाएंगे कुरियन जी। ठीक है, डॉक्टर कुरियन जी। ऑप्शन में है एक पटेल। ये कौन थे? देखिए, आपने एक दूध के पैकेट अक्सर करके अपने एरिया में देखा होगा, अमूल दूध। ठीक है, तो अमूल दूध जो है उसके फाउंडर हैं, उस फैक्ट्री के जो पहली फैक्ट्री लगी थी उसके फाउंडर कौन है? त्रिभुवनदास पटेल जी, जिन्होंने अमूल दूध का आविष्कार किया। अमूल दूध जो है उसको जो है उस पैकेट को, उस फैक्ट्री को जो है इन्होंने स्टेब्लिश किया था। तो त्रिभुवनदास पटेल जी के लिए क्या हो जाएगा? अमूल दूध। लिखने की नीड है नहीं, अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अमूल दूध के लिए कौन हो जाएगा? त्रिभुवनदास पटेल जी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये भी दुग्ध क्रांति से जुड़े हैं, लेकिन इनको श्वेत क्रांति के लिए नहीं बोला जाएगा। इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है। ठीक है, इन्होंने फैक्ट्री लगाई है, पैकेट में दूध को पैक करके इन्होंने सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो उस दूध का ब्रांड इन्होंने नाम रखा अमूल, बस इतना सा है। ठीक है, बाकी ग्रीन और व्हाइट ये दो याद रखना, यही मेन है। ग्रीन बोलेगा तो स्वामीनाथन जी और व्हाइट के लिए कुरियन जी। ठीक है, एक बचा क्या? एच.एम. दलाया। एच.एम. दलाया ये भी किससे जुड़े हैं? ये भी दूध के प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? इन्होंने गाय और भैंसों के जो दूध थे उनका पाउडर बनाकर सप्लाई करना शुरू किया। अभी आप क्या है, वो पैकेट वाला ले आता है ना, पाउडर फॉर्म में दूध होता है, उसको काटो और गर्म पानी में घोलो, यूज करो, दूध की तरह हो जाता है। तो वो पाउडर फॉर्म में जो दूध बिक रहा है उसके फाउंडर कौन थे? एच.एम. दलाया। इन सबको मत याद रखना, जल्दी से क्वेश्चन में नहीं आते हैं। अगर पूछा जा सकता तो ये ही दोनों पूछा जाएगा, व्हाइट या ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इनको याद रखना। तो हमारा आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कौन हो जाएंगे? एस.एन. स्वामीनाथन जी। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? जल के यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा पदार्थ इसमें से इस्तेमाल किया जाता है? लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट या फॉर्मल्डिहाइड? पानी को शुद्ध करेगा कौन करेगा? ऑप्शन में है लाइम। लाइम बोले तो नींबू। नींबू करेगा? नहीं, नींबू डालोगे पानी में नींबू पानी बन जाएगा, तो फिर चीनी भी मिला लेना, शरबत बना के पी लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नींबू नहीं होगा। नींबू क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी के अंदर जाके प्यूरिफाई करता है चीजों को। लेकिन नहीं, हमारा ऑप्शन पूछ रहा है कि पानी को साफ करना है। दूसरा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, कैसे? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इस ब्लीचिंग पाउडर को लगभग अगर 5 ग्राम लिया जाए या 1 ही ग्राम ले तो लगभग इसका 30% हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? क्लोरीन होता है। और आप सब जानते हैं कि क्लोरीन क्या करता है? पानी को शुद्ध करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या मिला हुआ होता है? क्लोरीन मिला हुआ होता है। इसलिए ये ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी को साफ करता है, पानी को साफ करता है, कपड़े को साफ करता है, गंदगी को साफ करता है, सफा चट कर देता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे साफ करेगा पानी को? क्योंकि इसमें 30% क्लोरीन की मात्रा होती है। 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लगभग 1000 लीटर पानी को क्लीन कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि फिटकरी। फिटकरी क्या करेगा? पानी को शुद्ध करेगा? नहीं, फिटकरी पानी को शुद्ध नहीं करता, लेकिन अगर पानी में मिला के हम फिटकरी का या किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इन्फेक्शन को जरूर कंट्रोल करता है। फिटकरी जो है किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फिटकरी को दूध में डाल के पिला दो, अंदर का इन्फेक्शन खत्म कर देता है, चोट को खींच देता है, ठीक करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और बॉडी सर्फेस पे अगर यूज करते हो तो कैसी भी दिक्कत हो इन्फेक्शन से रिलेटेड तो उसको साफ करता है। उसको घाव साफ कर सकते हो आप, पोछा लगा सकते हो आप, कोई भी करोगे तो ये क्या है? ये भी डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है? ये साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर भी वही काम करता है साफ सफाई के लिए, और फिटकरी भी जो है इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्लियर हुआ? दोनों डिसइंफेक्शन के लिए हो गए, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर पानी को भी साफ कर सकता है क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा मिली हुई होती है। फिटकरी जो होती है वो सिर्फ इन्फेक्शन को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये समझ आया? उसके बाद है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हैं हॉस्पिटल वगैरह में जो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल होता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड, तो पानी किससे साफ होगा? ब्लीचिंग पाउडर से। तो हमारा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जनसंख्या चक्र में उच्च स्थिर अवस्था की विशेषता निम्न होती है। उच्च स्तर, क्या धमाकेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है मृत्यु दर कम होने लगती है जबकि जन्म दर अधिक होने लगती है। जन्म दर अभी भी अधिक घट रही है और मृत्यु दर अभी भी घट रही है और जन्म दर जो है गिर गई है। कम जन्म और कम मृत्यु दर बड़े खतरनाक ऑप्शन है, कंफ्यूज हो जाएगा इंसान। उच्च स्थिर अवस्था, उच्च स्थिर अवस्था तब होगी कि जो होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। हम कब कह देंगे कि जनसंख्या चक्र जो है बढ़ता जा रहा है, भाग रहा, धड़ 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 ऊपर जा रहा है, इसी को जानना है। ऑप्शन में कह रहा है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी कि बर्थ और डेथ। जो जनसंख्या चक्र चलता है ये 4 चरण में चलता है। कितने चरण में चलता है? 4 में। अब देखो, ऐसे देख लो, फर्स्ट चरण, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इन चारों चरणों में कैसे जानेंगे? देखो, जो पहला चरण है जो सबसे उच्च चरण होता है, इसमें क्या होता है 50-50 का रेशियो होता है, यानी कि इसमें जो जन्म दर है वो भी बढ़ता है और मृत्यु दर वो भी बढ़ता है। देखो ग्राफ बनता है, लेकिन इस तरीके से आप समझेंगे तो एक वजह, अगर एरो ऊपर की है तो मतलब बढ़ रहा है और नीचे की ओर है तो मतलब घट रहा है। ऐसे समझोगे तो चारों चरण बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो इधर ध्यान दो, ठीक है। पहला ऑप्शन में है कि जन्म और मृत्यु दोनों बढ़ रहा है। जी हाँ, पहला चरण जो दर्शाता है उसमें जन्म और मृत्यु दोनों बढ़ेगी, दोनों जो है बढ़ती है। इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ही क्या होगी? बढ़ेगी। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, हमें यही तो देखना है। तो जनसंख्या इसमें बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? पैदा भी तेजी से हो रहे हैं, मर भी तेजी से रहे हैं, तो जनसंख्या जो है वो बढ़ी हुई ही आएगी, ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण में ये हाई दिखा रहा है हर चीज, उच्च, ठीक है। तो ये तीनों ऊपर को है तो ये सबसे उच्च है, ये पहला चरण है। फिर आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या बोल रहा है कि मृत्यु दर कम होने लगती है जबकि जन्म दर अपवर्तित रहता है। मतलब कि मृत्यु दर जो है कम होने लगती है, यानी जितना मृत्यु दर कम होने लगती है, मतलब जितनी इसमें हो रही है उससे थोड़ा सा कम। ये कम का एरो मैंने बनाया, ठीक है, समझना इसको। थोड़ा सा कम मतलब जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन जो जन्म दर है वो जैसी थी वैसे अपवर्तित, मतलब इसकी उल्टी रहती है। मतलब ये कम तो हो रही है लेकिन जो जन्म दर है वो बढ़ रही है। तो जब मृत्यु दर थोड़ी सी कम हुई और जन्म दर उतनी ही है तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा। लेकिन इससे थोड़ा सा कम है तो ये इससे उच्च में हो गया, ठीक है। ये द्वितीय चरण हो गया। अब आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण के लिए पूछ रहा है कि मृत्यु दर अभी भी अधिक घट रही है और जन्म दर जो है गिर रही है। समझ आ रहा है? मतलब मृत्यु दर भी जो है घट रही है, अभी भी डाउन हो रही है, और जन्म दर में भी थोड़ी सी गिरावट आई है। जन्म दर घट गई और मृत्यु दर जो है वो भी घट गई। तो क्या होगा? पॉपुलेशन इससे बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। कि मृत्यु दर तो भाई धड़ 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 सीधे चल रही आ रही है, लेकिन और पैदा होने का जो रेशियो है वो भी कम हो गया। तो इसमें क्या होगा? पॉपुलेशन, ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन घटेगा। अभी एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और चौथा चरण क्या बोल रहा है? चारों ऑप्शन में चारों चरण दिए हुए हैं
कि कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, मतलब इसमें कम जन्म है और कम मृत्यु है, मतलब हो रहा है, ये हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा घट गया है। तो इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ेगी, क्योंकि भाई पैदा तो हो रहे हैं ना, भले ही थोड़े थोड़े मर रहे हैं लेकिन पैदा भी तो हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस लगभग चलता रहेगा, 40-40 का स्पीड रहेगा। इसमें क्या रहेगा, 50-50 का रेशियो चल रहा है। तो यहाँ 100% रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ 100% रिजल्ट आ रहा है, बढ़ ही रहा है पॉपुलेशन। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें 60 और 40 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लगभग पॉपुलेशन बढ़ेगा, 90% बढ़ेगी। 60-40 क्या है, 60 से मतलब है इसमें जन्म दर ज़्यादा हो गई है और मृत्यु दर थोड़ी सी कम हो गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी 40 और 60 का है, मतलब इसमें मृत्यु दर ज़्यादा हो गई है और जन्म दर थोड़ी सी कम हो गई है। 100 का रेशियो लेके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब मृत्यु दर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और जन्म दर थोड़ी सी कम हो गई। तो क्या होगा, पॉपुलेशन घटेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मृत्यु दर ज़्यादा है। और उसके बाद जन्म दर भी इसमें और मृत्यु दर दोनों क्या है, 40-40 का वो लेके चल रहे हैं कि इसमें भी थोड़ा सा कम हो गया, इसमें भी थोड़ा सा कम हो गया, दोनों 40-40 लेके चल रहे हैं। तो जो है, जो जनसंख्या है वो थोड़ा सा धीरे धीरे से लेकिन बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में लगभग 20 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का, 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 20% है, ये क्या हो रही है, पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, क्योंकि 40% लगभग पैदा हो रहे हैं और 40% मर रहे हैं। लेकिन जो पहले से इंक्लूडेड, पहले से बचे हुए होंगे, उसमें क्या है, 20% ऊपर का जो रेशियो छूट रहा है वो बढ़ रहा है। फिर से समझो, जन्म और मृत्यु के हिसाब से जो पॉपुलेशन चक्र देखा जाता है वो 4 चरण में देखा जाता है। बहुत ज़्यादा ऊपर यानी उच्चतम, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर मध्यम और फिर निचला स्तर, 4 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है, जन्म और मृत्यु दोनों ही बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उच्च स्थिर अवस्था। उच्च स्थिर मतलब ऊपर की ओर अवस्था है, ऊंची स्थिति। तो 50-50 का रेशियो, 50% पैदा हो रहे हैं, 50% मर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन क्या होगी, इसकी वजह से बढ़ेगी। भाई 100 लोग हैं पहले से घर में, एक गांव में 100 लोग हैं, उसी गांव में 50 लोग पैदा हो गए। कितने लोग पैदा हो गए, 50। तो कितने हो गए टोटल, 100 पहले से, 50 पैदा हुए तो 150 लोग हो गए। फिर 50 मर गए, जितने पैदा हुए उतने ही मर गए। कितने मर गए, 50 मर गए, तो 150 थे, तो बचे कितने, अभी भी 100 लोग जैसे के तैसे हैं। मतलब पॉपुलेशन जैसे कि तैसे, पॉपुलेशन को कोई नुकसान नहीं हुई, 100% पॉपुलेशन है। तो 100%, ये समझ आया। तो 50-50 का रेशियो ले लिया, तो इसमें क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है। इससे मत ये दूसरा है 60-40, सेम वही एग्जाम्पल लो कि एक गांव में 100 लोग थे, जिसमें से 60 लोग पैदा हुए और 40 लोग मर गए। तो 60 लोग पैदा हुए तो 160 हो गया, 100 पे 60 पैदा हुए तो 160 हो गया, और 40 मर गए तो अभी भी तो 120 बचे। तो पॉपुलेशन क्या हुई, बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। मृत्यु दर थोड़ी सी कम हुई थी। उसके बाद तीसरे चरण में क्या है, 40 और 60 का, मतलब इसमें पैदा होने वालों की संख्या कम हो गई और मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। 100 लोग थे, 40 लोग पैदा हुए, 140 लोग हो गए, ठीक है। और उस 140 में से अगर 60 लोग किसी वजह से मर जाते हैं, तो 140 में से 60 गया तो कितना हो गया, 80। 100 थे, 80 बचे, इसका मतलब जो है पॉपुलेशन घट रही है। ये समझ आया, ठीक। फिर वही रेशियो ले लो कि किसी गांव में 100 लोग थे, 40 लोग पैदा हुए और 40 लोग मर गए, अभी भी कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो ठीक ठाक है, 120 लोग से जो है काम चलेगा। 100 लोग थे, 40 पैदा हुए, 40 मरे, कोई दिक्कत आई। ये 20% मैंने लिखा है क्योंकि ये यहाँ 40 से 50-50 होता ना, तो 40-40 लिख दिया था मैंने, इसकी वजह से 40 क्यों लिखा था कि कम, थोड़ा आपको लगे कि यहाँ 50 से कम है, तो ये भी कम है, ये भी कम है, ठीक है। तो 100 लोग थे, 40 पैदा हुए, 140 हो गए, फिर उसमें से 40 मर गए, तो क्या हुआ, 40 मर गए। तो ये दोनों
कम कम पैदा हुए, कम कम मरे, प्रोसीजर स्लो हो गया। ठीक है, अभी भी जैसे कि तैसे 100 के 100 लोग हैं, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ेगी। तो इसमें क्या है, थोड़ा स्लो बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी। ये समझ में आया? चारों चरण, पहले चरण में सिर्फ बढ़ता है, दूसरे चरण में जो है मृत्यु दर थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन जन दर हाई लेवल की रहती है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती है। तृतीय चरण में भी वही है, जनसंख्या निकालने के लिए जब जनसंख्या गिनी जाती है ना, सुना होगा ना कि आए थे गिनने के लिए, घर में लिख के ले गए कितने लोग हैं। जनसंख्या जनगणना हुई थी ना 2011 में, तब से अभी तक नहीं हुई। तो जब जनगणना की जाती है तो कैसे निकाला जाता है कि पिछली बार जो जनगणना हुई थी, अब जो जनगणना हुई उसके हिसाब से कितने लोग घटे हैं, कितने लोग बढ़े हैं, इसी रेशियो के हिसाब से जो है निकाला जाता है। तो इस बार अगली बार डिसाइड हो पाता है कि इतने लोग अब तक मर चुके हैं और इतने लोग नए पैदा हुए हैं, तो इसके हिसाब से पॉपुलेशन कितनी करंट में है और पिछली बार कितनी थी। तो ये चारों चरण जो लगा के पॉपुलेशन का या जनगणना का पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर से समझ लो, एरो से समझ में आया तो एरो से समझ लो, रेशियो से समझ में आया तो रेशियो से समझ लो, समझ जाओ। ठीक है, गांव में 100 लोग थे, 50 लोग पैदा हो गए, 50 लोग मर गए, कुछ फर्क पड़ा नहीं। अभी पुराने 50 लोग टपक गए, नए पुराने 50 और नए 50, 50 100 ऊपर की ओर जाएंगे। जो नए पैदा हुए होंगे वो तो भैया अभी और जाएंगे। तो 100% जनसंख्या बढ़ रही है। 60-40 वही है कि 100 लोग थे, 60 लोग और पैदा हो गए, 160 हो गए, पुराने 40 मर गए, अभी भी 120 बचे, पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर पैदा होने वाले थोड़े से घट गए, पैदा होने मतलब 100 लोग थे, इस बार 40 पैदा हुए और 60 मर गए। तो 100 थे, 40 पैदा हुए, कितना हो गया 140, और 140 में से जो है 60 घटा दो, बचे कितने 80, ऐसे निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, अब समझ आ रहा है? तो भाई जब 80 लोग बचे तो इसका मतलब 100 थे, 80 हो गए, घट गया तो पॉपुलेशन घटी, ऐसे हुआ। फिर वही सिस्टम है कि इस बार जो है नॉर्मल से थोड़े कम लोग पैदा हुए और जो नॉर्मल थे उससे थोड़े कम लोग मरे। तो नॉर्मल का रेशियो है, थोड़ा थोड़ा गया, तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगी, ना कि घटेगी। ठीक है, क्यों? अब देखो, मान लो 100 लोग थे, ठीक है, इसमें क्या हुआ, 40 लोग मर गए, बचे कितने 60 लोग। फिर कितने पैदा हो गए, 40 लोग उसमें पैदा हुए, तो फिर कितने हो गए 100। ठीक है, 40 मरे 40 पैदा हुए, कोई दिक्कत आई नहीं, तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, समझ आया? जनसंख्या तभी घट सकती है पॉपुलेशन की जब मरने वालों की संख्या ज़्यादा और पैदा होने वालों की कम हो। अगर किसी भी सूरत में पैदा होने वालों की संख्या नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। यही मैं कहना चाह रही हूँ। इसमें ये समझ में आया? ये 4 चरण है, 1-2 बार लिख के कोशिश करना, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर इसको नहीं समझ में आया तो इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके सभी कमेंट्स के आंसर आपको दिए जाएंगे। क्लियर हुआ ये? आगे देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ ऐसे भी थे जो आने की संभावनाएं हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इनको सॉल्व करिएगा, अच्छे से देखिएगा और इस क्लास को हर उस बच्चे के साथ शेयर करिएगा जो यूपीएनएम की तैयारी कर रहा है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।